नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। भारत ने ट्रंप के टैरिफ वॉर के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कोई बड़ी कीमत चुकानी होगी, लेकिन वो इसके लिए तैयार है। यानी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर भारत ने क्लियर कर दिया कि अमेरिका के प्रेशर के आगे भारत झुकने के लिए तैयार नहीं है। भारत किसी भी दबाव के सामने घुटने नहीं टेकेगा। भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर में राष्ट्रपति ट्रंप घिर चुके हैं। मोदी के कूटनीतिक चक्रव्यूह में ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि खुद ट्रंप की पार्टी के कई सांसद भी ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसके उलट सभी शक्तिशाली देश अमेरिका के खिलाफ हैं, क्योंकि अमेरिका की टैरिफ नीति किसी को समझ में ही नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस का सीधा सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। यानी एक तरह से अमेरिका पूरी दुनिया में तानाशाही थोप रहा है। वैसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत हुई है। कल ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने पीएम मोदी को फोन किया था और आपसी संबंध को मजबूत करने पर जोर दिया था। यही नहीं, अदावत को दरकिनार कर चीन ने भी भारत का समर्थन किया है। पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जरा इस तस्वीर को आप देखिए। यह तस्वीर चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम से ली गई है, जिसमें हाथी और पांडा दर्शाया गया है। हाथी को भारत का प्रतीक बताया जाता है और पांडा को चीन का प्रतीक बताया जाता है, और दोनों एक सुगम रास्ते पर चलते हुए दिख रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद चीन से रिश्तों में इसे बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है और इसे माना जा रहा है कि चीन भारत से दोस्ती के लिए बाहें फैलाकर खड़ा है और कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है। इस तस्वीर के कई मायने। यही नहीं, चीन पीएम मोदी के इंतजार में पलकें बिछाए। इसी महीने आखिर में शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच मुलाकात होगी। और बहुत हद तक जो आपने अभी तस्वीर देखी, अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत और चाइना के बीच में जो बर्फ जमी हुई है रिश्तों में, वो पिघल सकती है। यह सब ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद कूटनीति का हिस्सा हो सकता है और इसमें ब्रिक्स की जो दावेदारी है, जो दमखम है, वो देखने को मिल सकता है। अच्छा, ब्रिक्स का अगर वर्ल्ड जीडीपी आप ले लें तो उसमें 36-37% का रेशियो है ब्रिक्स देशों का, जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा कई और मुल्क हैं जो ब्रिक्स के सदस्य के तौर पर देखे जाते हैं, और उनको भी मिला ले तो ये डेटा जो है 41% तक जाता है। फिर किस बात की अमेरिका की मोनोपोली, किस बात की अमेरिका की तानाशाही। और अगर ब्राजील, रूस, चीन और इंडिया ने मिलकर आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका को घेरना शुरू किया तो अमेरिका की मोनोपोली की मट्टी पलीत होनी तय है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ब्रिक्स में यूनिटी दिखे, खासकर इंडिया और चाइना में, और चाइना को यह बात समझनी होगी। इस बात में इसलिए दम है क्योंकि ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद रूस, चीन, ब्राजील अमेरिका के खिलाफ हो गए और भारत का समर्थन किया है। ब्रिक्स के सभी सदस्य देश एकजुट होकर ट्रंप की घेरेबंदी कर रहे हैं। अगर ब्रिक्स एकजुट हो गया तो न सिर्फ ट्रंप की मनमानी रुकेगी, बल्कि ट्रंप की तानाशाही को एक बहुत करारा जवाब होगा और अमेरिका को एक बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। डॉलर की वैल्यू भी कम होगी और कहीं ना कहीं अमेरिका आर्थिक मंदी के दौर में फंस सकता है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका के ऊपर 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। भारत की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की है और अमेरिका पर कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर का बताया जाता है। अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि आखिर टैरिफ क्या है। टैरिफ दरअसल एक तरह का बॉर्डर टैक्स होता है जो विदेश से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। इसके लागू होते ही घरेलू बाजार में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं, जिससे सरकार की इनकम में बढ़ोतरी होती है और घरेलू प्रोडक्शन को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। अब आप कहेंगे कि जब इससे अमेरिका को कुछ फायदा होगा तो ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के सांसद इसके खिलाफ क्यों हैं?
अब मान लीजिए कि अमेरिका कनाडा से फल और बाकी चीजें इंपोर्ट करता है, बनाना, एप्पल ये इंपोर्ट करता है। कनाडा से पहले 100 रुपए में इंपोर्ट हो रहा था। अब उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के एप्पल पर 20% का, वैसे तो 50% का लगाया, 50% ले लीजिए, 50% का टैरिफ इंपोज कर दिया। तो जो एप्पल पहले $100 में मिल रहा था, वही एप्पल अब $150 में मिलेगा। यानी इससे लोगों की, यानी अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं वो महंगाई के चपेट में आएंगे, और इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया से बड़े पैमाने पर लेदर गुड्स, कपड़े, फ्रूट्स, इसके अलावा स्पाइसेस, मसाले, फार्मा, ड्रग्स मतलब दवाइयां, ये इंपोर्ट करता है। अब ये चीजें महंगी होगी तो किसकी कमर टूटेगी? अमेरिका के आम लोगों की। मनमानी टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स गोलबंद भी हो रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका में लोग खड़े हो रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। और जिस तरह से ट्रंप मनमानी कर रहे हैं, इससे दुनिया पहले की तरह फिर से दो ध्रुवों में बढ़ती दिख रही है। सवाल यह उठता है कि मौजूदा हालात को देखते हुए क्या ट्रंप अपने फैसले पर दोबारा गौर करेंगे, या ट्रंप का यह मनमाना फैसला यूं ही चलता रहेगा और आर्थिक ध्रुवीकरण की ब्रिक्स नीति को कामयाब होने दिया जाएगा? आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। सैयद रुमान हाशमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। अमेरिका से डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ में थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और डॉक्टर अमन चुग, फाइनेंस गुरु, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका भी एक बार फिर से डिबेट में स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं रुमान हाशमी जी से जानना चाहूंगा कि अमेरिका किस रास्ते पर चल पड़ा है, या कौन सा रूट अमेरिका ने अपनाया है, और ब्रिक्स की यूनिटी किस तरह से अभी अब देख रहे हैं, जैसे कि मीटिंग्स और फोन कॉल शुरू हुए हैं ब्रिक्स कंट्रीज में। आपका माइक चेक कीजिएगा सर, आवाज नहीं आ रही है। जी, मुझे लगता है शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं जल्दी से स्वर्ण सिंह से जवाब ले लेता हूं इसी सवाल का। मैं आपकी ऑडियो को अभी चेक कराता हूं। स्वर्ण जी, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, और ब्रिक्स का जवाब काफी होगा अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में और खासकर अमेरिका के इतिहास में शायद आज तक कोई भी इस तरह का राष्ट्र नेता नहीं हुआ है जो इस तरह से आक्रामक रुख से अपने जितने भी दोस्त देश हैं या प्रतिस्पर्धा में हैं या जिनको वो दुश्मन मानता हो, सभी के साथ इस तरह से आक्रामक रुख और भाषा का इस्तेमाल करे और व्यक्तिगत टिप्पणियां दूसरे देश के नेताओं के प्रति करे। तो ये अपने आप में एक अजूबा है जिससे विश्व आज जूझ रहा है। केवल भारत नहीं जूझ रहा, सभी देश इससे जूझ रहे हैं एक तरह से। तो जाहिर है कि उस उथल पुथल से, जब आपने जैसे खुद जिक्र किया कि अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, करीब $28 ट्रिलियन की, उसके साथ साथ सबसे बड़ा आयातक है, ज्यादातर देश जो है वो बड़ा निर्यात करते हैं अमेरिका को। तो वहां के राष्ट्रपति यदि अचानक इस तरह का रवैया अपनाते हैं, जब वो कहते हैं कि 50% आपके निर्यात पर कर लगेगा, या चीन के प्रति 145% तक कर लगा दिया था, तो जाहिर है कि इस उथल पुथल में थोड़ा तो नुकसान सभी देशों को उसका होगा। पर उसके साथ जैसे आपने कहा कि अमेरिका को भी उसका नुकसान होगा। जो वहां के उपभोक्ता हैं, कीमतें उनके लिए भी बढ़ेंगी। और इसलिए जो विशेषज्ञ हैं वो अमेरिका में इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं और रिसेशन की बात कर रहे हैं, और उनकी वृद्धि दर में कमी आने की भी बात हो रही है। तो ये क्या अपने जो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, इन सब जो नीतियां जो अपनाते हैं वो, उससे वो अमेरिका का फायदा नहीं बल्कि नुकसान होने जा रहा है। और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो साख है, उनका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व है,
उस पर भी एक तरह से सीधी चोट पड़ेगी इसकी, क्योंकि सभी राष्ट्र मिलकर, जैसे आपने जिक्र किया, ब्रिक्स के देश आपस में तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी देश विकल्प ढूंढेंगे कि यदि अमेरिका पर निर्भरता कम हो सकती है तो कैसे उसको कार्यान्वित किया जाए। भारत भी इस तरह से कोशिश करेगा। तो ये जो इस तरह की रणनीति है, वो उनकी रणनीति मुझे लगता है सस्टेनेबल ही नहीं है। हालांकि उनकी परेशानी समझ सकते हैं कि उनका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें आज करीब करीब $1 ट्रिलियन का घाटा है, और जिस देश से उनकी प्रतिस्पर्धा है चीन, उसको आज इतना ही $1 ट्रिलियन व्यापार में मुनाफा नजर आता है उसके पास है। तो उनका जो चिंता है वो मैं इसमें जायज है। जी सिंह साहब, इसमें मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ी दूसरी लाइन रखता हूं, क्योंकि अमेरिका का मेनली मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या है? अमेरिका हथियार बनाने का राजा है। दुनिया भर के 80% आर्म्स इंडस्ट्री में, हथियारों के मामले में अमेरिका का कब्जा है। दुनिया भर के अगर हम हथियारों के मार्केट को देख लें, तो ये आप जो काम कर रहे हैं और दुनिया भर के लोग आपसे, दुनिया भर के देश आपसे ये हथियार खरीद रहे हैं, ऐसा तो है नहीं किसी ने आपसे हथियार खरीदने से मना किया है। आपके हथियारों की खरीद फरोख्त पूरी दुनिया में हो रही है। अब आपको थोड़ा चैलेंज मिलने लग गया है चीन से। 5% तक चीन पहुंच गया है। 1-1.5% का जो है इजाफा भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री उसमें हुआ है, तो अब आपको परेशानी हो रही। खैर, ये थोड़ा सा दूसरा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन बाकी के देश जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप उस पर टैरिफ लगाकर, भाई आप अपने हथियार अपने मनमाने रेट पर बेचते हैं। आपकी जो हथियारों की कंपनी है, आपकी जो एविएशन की कंपनी है, वो अनाप शनाप रेट में आप लोग दुनिया भर में हथियार बेचते हैं। आपने उस पर तो कभी नहीं बात की कि हम इस पर जो है वो टैक्सेशन कम कर देंगे और ये कर देंगे। आपने दूसरों के रोजगार को छीनने की कोशिश की। भारत अगर कपड़ा में, भारत अगर ज्वेलरी में, भारत अगर फार्मा इंडस्ट्री में, भारत अगर ड्रग्स में, दवाइयों में बेहतर कर रहा है, वैक्सीन में बेहतर कर रहा है, तो आप उसको भी चाहते हैं मैं वो भी हड़प लूं, मैं वो भी करूं। भारत अगर आईफोन मैन्युफैक्चर कर रहा है, एप्पल मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंडस्ट्री यहां लग रही है, आप चाहते हैं आप वो भी हड़प लें, वो भी मैन्युफैक्चर आप ही करें। अरे भाई, पूरी दुनिया का काम आप ही करेंगे तो बाकी दुनिया के लोग क्या करेंगे? ये तो WTO के रूल के अगेंस्ट है। और जब हथियारों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री आप चला रहे हैं, तो उसको आप डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। आप कहिए कि भाई मैं इंडिया में इंडस्ट्री लगाने में हेल्प करूंगा, आधे जो सामान है वहां बनेंगे हथियारों की इंडस्ट्री के। तो ये मोनोपोली नहीं चल सकती ना कि सारा सामान मेरी दुकान पे, मेरी मॉल में मिलेगा, तुम लोगों के मॉल में खाली कर दूंगा। तो ये तो होगा नहीं इंटरनेशनल लेवल पर। कुछ कहना चाह रहा है? उसके बाद में संजय सोई सर आपके पास आ रहा हूं। धीरज कौल हमारे साथ यूएस से जुड़ गए। कौल साहब, स्वागत है आपका। सिंह साहब, इनफैक्ट जो आप जो कह रहे हैं कि इस तरह से टैरिफ बढ़ाने से उनकी जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, और उससे उनकी जो प्रतिस्पर्धा की ताकत है वो और कमजोर होगी। यदि किसी भी इंडस्ट्री को, उत्पादन को कोई देश इस तरह से प्रोटेक्ट करता है बड़े कर लगा के बाहर से आने वाले सामान पर, तो उससे लंबी देर में आप देखेंगे कि अमेरिका का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो उत्पादन है, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में और पीछे छूटता हुआ नजर आएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। उसको कोशिश ये करनी होगी कि किस तरह से अपने कुछ ऐसे क्षेत्र चुने। आपने सुरक्षा के, रक्षा के उपकरणों का जिक्र किया। अमेरिका 25% दुनिया का निर्यात अमेरिका से होता है रक्षा उपकरणों का। वो उसमें प्रतिस्पर्धा में उसमें आगे है, वहां उसका दबदबा है दुनिया भर में। पर ये आम चीजें, रोजमर्रा की चीजें, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात है, सी फूड की बात है, फार्मास्यूटिकल्स की बात है, डायरी की बात है, एग्रीकल्चर की बात, उसमें यदि आपकी प्रतिस्पर्धा नहीं है तो वहां आप जोर जबरदस्ती से दूसरे देशों से आने वाले आयात को नहीं रोक पाएंगे। ये इसीलिए मुझे लगता है कि इसका खामियाजा, इसका कॉस्ट जो हो, अमेरिका को ज्यादा इसको झेलना पड़ेगा। दूसरे देश दूसरी तरफ चले जाएंगे, दूसरे देशों से अपना तालमेल बनाएंगे। तो ये इस तरह की आक्रामक रुख मुझे लगता है कि बहुत ही नकारात्मक असर इसका होने वाला है अमेरिका पर, और जाहिर है कि बहुत से दूसरे देशों पर भी इसका असर होगा, क्योंकि उन सब देशों की खास दोस्ती है अमेरिका के साथ। संजय सोई सर के पास आ रहा हूं। सोई सर, ब्रिक्स को लेकर क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से ब्रिक्स यूनाइट हो रहा है और जो जवाब एक तरह से दिया गया, हालांकि ट्रंप साहब थोड़े बेचैन है, बौखलाए हुए हैं, इसलिए बहुत सीधे सवालों का जवाब नहीं देना। आजकल पत्रकारों से भी थोड़े रूखे रूखे बात कर रहे हैं। क्या उनको जवाब पता चल गया? और थोड़ी देर पहले पुतिन से पीएम मोदी की बातचीत हुई है, तो भारत ने स्टांस क्लियर कर दिया, हमें अगर बेहतर तेल रशिया से मिल रहा है
हम रशिया से लेंगे और इन फ्यूचर हमें लगा ईरान से और वेनेजुएला से हमें बेहतर तेल मिल रहा तो वहां से भी लेंगे। नहीं, बिल्कुल विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में इनवाइट करने के। बड़े अच्छे विचार अभी स्वर्ण सिंह जी ने दिए हैं। जी दो तीन बातें, जैसे भी आपने सवाल किया जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में, बिल्कुल भारत जो इस समय में कर रहा है काम, अभी से नहीं पिछले कुछ सालों से, 6-7 साल से मैं देख रहा हूँ कि हम देश हित को सबसे ऊपर रख रहे हैं और दुनिया भी ये समझ रही है कि हमारे लिए देश हित सबसे ऊपर है। देखिए, इससे पहले भी जब हम S-400 इंपोर्ट कर रहे थे रशिया से, तो भी अमेरिका ने बैन लगाने की कोशिश की थी, तो तब कहा था हम काटसा के अंदर आपको डाल देंगे, आपके ऊपर सैंक्शन लगा दी जाएगी, लेकिन भारत ने नहीं माना। हमने फिर भी रशिया से हथियार इंपोर्ट किए और भी हथियार हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यही तेल की बात है। तो जहां पर हम देश हित को सबसे ऊपर रखना है, उसके बाद में दूसरी बात, जो जिस प्रकार से हमारे भारत के दुनिया में संबंध है, वो एक काम आते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ऐसे समय में काम आती है। तीसरी बात यह है कि जब हम जियो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, स्ट्रेटेजिक सिचुएशन होती है, उसमें कोई भी परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। हम जब देश हित की बात देखते हैं कि अभी जैसे चाइना के साथ भी हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं, रशिया के साथ तो हमारी पुरानी दोस्ती आज़ादी के बाद से दोस्ती चली है और वो रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ है। भारत ने अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध रखे हैं और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अमेरिका के साथ अभी भी संबंध रहेंगे। वहाँ पर अभी विरोध हो रहा है, काफ़ी उनके सांसद कह रहे हैं, उनके काफ़ी लोग भी कह रहे हैं कि भारत को आप मत छोड़िए। भारत एक अमेरिका का अच्छा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। अगर टैरिफ के चक्कर में भारत से दोस्ती खत्म हो गई या इस तरह से हम एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर खो दिया, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो उनके अंदर से भी इस तरह की बातें निकल के आ रही, चाहे वो निकी हेली ने कही है या और सांसद भी कह रहे हैं, और आम उनके जो थिंक टैंक्स भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनको सोचना पड़ेगा कि क्या ये टैरिफ के चक्कर में एक अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत में खो दें, क्योंकि भारत ने जो रिलेशन रखे हैं, अगर रशिया से हथियार ले तो अमेरिका से भी ले रहे हैं। आज हम अमेरिका से ड्रोन्स लिए हैं, C-130 एयरक्राफ्ट लिए हैं, हेलीकॉप्टर लिए हैं, हमने उनसे गन्स लिए हैं, P-8 नेवी के लिए जहाज दिए, उनसे ले रहे हैं सामान, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां से हमें जरूरत के हिसाब से जो सामान चाहिए होता है वो लेते हैं, और जहां से हमें सस्ता मिलेगा और जो हमें अच्छा, जो हमारी नीड के हिसाब से, उस हिसाब से सामान लेते हैं, ना कि किसी प्रेशर में आके। ये एक बहुत बड़ा स्टैंड जो भारत ले रहा है, जो उभरती हुई जो हमारी इकोनॉमी है उसको भी आज दुनिया समझ रही है कि अगर आज हम 4th लार्जेस्ट GDP बन गए हैं, तो एक बहुत बड़ा मार्केट और बहुत बड़ा आज हम एक रखते हैं पावर, ताकत, और दुनिया में जो हमारा एक कद है वो काफी बड़ा हो गया। तो ये भी आज अमेरिका को समझना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये ट्रम्प की पॉलिसी कुछ समय के लिए है, क्योंकि अमेरिका इन जनरल नहीं चाहेगा कि भारत जैसा दोस्त वो खोए। वहां पे लोग भी चाहते हैं, क्योंकि जो टैरिफ लग रहे हैं उससे नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान तो उनकी चीजें महंगी हो रही हैं, वहां पहले ही महंगाई बढ़ रही है, पहले इन्फ्लेशन आ रहा है, जो कई टैरिफ लग चीजें गई महंगी, चीजें बिल्कुल और सही महंगी कह रहे हो हैं आप सोई जाएंगी। सर, कई चीजें महंगी हो रही है, कपड़ा महंगा हो रहा है, फार्मा जूते महंगे हो रहे हैं, ज्वेलरी महंगी हो रही है, इसके अलावा जी फार्मा इंडस्ट्री देखिए, 47% अमेरिका की जेनरिक मेडिसिन इंडिया से आती है। $27 बिलियन का वो बिजनेस है। दवाई कहाँ से रातों रात कहीं वो चेंज कर लेंगे, अपना कहीं और से लेना शुरू कर देंगे, अपने आप बनाना शुरू कर देंगे? रातों रात ये काम नहीं हो सकते हैं। इसके लिए शायद इनको ग्रेजुअल सोचना चाहिए था, लेकिन ये इसका असर अमेरिका के आम जनता के ऊपर ही ज्यादा पड़ेगा, मेरा ये मानना है विवेक जी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पुतिन से बातचीत हुई है पीएम मोदी की, और जिस तरह से चाइना जा रहे हैं पीएम मोदी, इससे भारत के स्टांस को भी वो भी क्लियर हो गया है अमेरिका के सामने कि भाई आपके प्रेशर में हम नहीं आने वाले हैं। हाशमी साहब हमारे साथ दोबारा कनेक्ट हो गए। हाशमी साहब, आपका जवाब, उसके बाद कॉल साहब आपके पास आ रहा हूं जी। कैन यू लिसन मी नाउ? जी हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है सर। हाँ, यस, ओके, थैंक यू। देखिए, एक जो बात आपने कही थी शुरुआत में, अभी एंकर आपने ओपन किया, शुरुआत किया, जो भारत से एक्सपोर्ट होता है सामान, खास करके रॉ मटेरियल, और उसके साथ आईटी सर्विस कोई प्रोडक्ट नहीं है, और वो अच्छा खासा आईटी सर्विस आप सादे जबान में कहिए तो प्रोवाइड करते एक्सपोर्ट होता है। और जो रॉ मटेरियल की बात हो रही है, फार्मास्यूटिकल्स की बात हो रही है, स्टील की, आयरन ओर है, ये सारे रॉ मटेरियल हैं, इसमें तो इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, ये बात सही है कि अमेरिका को ये आगे चल करके नुकसान करेगा। इट विल इरोड द कंज्यूमर बाइंग पावर ऑफ द अमेरिकन कंज्यूमर क्लास।
अमेरिका का जो कंज्यूमर क्लास है उसके बाइंग पावर को ये टैरिफ को ये फिनिश करेगा। आप ताइवान का एग्जांपल लेना, ताइवान जो कंडेंसर बनाता है वो करीब 100% अमेरिका ने उस पर टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकन ताइवान का जीडीपी का 14% कंडेंसर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है अमेरिकन एक्सपोर्ट को। तो क्या ताइवान के छोटे सा मुल्क है, क्या उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी? इकोनॉमी डोमेस्टिक मार्केट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब इंडिया, भारत का कंज्यूमर, अब चाइना को देखिए, चाइना को इसलिए अनचैलेंज है कई फील्ड में कि उसकी आबादी इतनी ज्यादा है, क्योंकि डोमेस्टिक जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चाइना डोमेस्टिक मार्केट इतना ह्यूज है कि वो उसके अमेरिकन टैरिफ उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। उसी तरह से भारत का जीडीपी का हार्डली 1.5 से 2% अमेरिकन एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है भारतीय जीडीपी। तो भारत को बहुत ज्यादा कोई इससे नुकसान नहीं है, नुकसान अमेरिका को ही आगे चल करके है पॉलिटिकल। क्योंकि अब अगर राकेश सूद जो एक्स डिप्लोमेट हैं भारत के, उन्होंने बड़ा अच्छा एक बयान दिया है, बाइट दिया कि डोनाल्ड ट्रम्प ऑब्सेस्ड है दो चीजों को लेकर के, एक टैरिफ और दूसरा पीस प्राइस, नोबेल पीस प्राइस। भारत ने नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको रिकमेंड नहीं किया, जैसा कि जनरल मुनीर पाकिस्तानी आर्मी चीफ अमेरिका में जाकर किया, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में जाकर किया। भारत ने ये ऑब्सेस्ड है इन दो चीजों से, उनका बयान बहुत ही सही है। लेकिन ये पॉलिटिकल एरेना में, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में कितना नुकसान करेगा, और करना शुरू कर दिया है कि अमेरिका आगे चल करके अपने को आइसोलेट पाएगा। ब्रिक्स पे धमकी देते हैं कि अगर यूनिफाइड करेंसी किया तो ब्रिक्स को फिनिश कर देंगे। कहां से फिनिश कर देंगे? अमेरिका, जाहिर सी बात है, एक दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमिकल पावर है, सेकंड नंबर पे यूनाइटेड, अगर पूरा यूनियन को भी अगर यूनाइट हो जाए, यूरोपियन यूनियन भी, तो उससे भी ज्यादा अमेरिकन इकोनॉमी है, या चाइना की इकोनॉमी से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन यही इकोनॉमी तो किसी जमाने में इंग्लैंड की भी थी, नंबर 1, और किसी जमाने में खुद भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड में नंबर 1 थी मिडिवल एरा में। तो उतार और चढ़ाव तो कौम की हिस्ट्री में और नेशन के हिस्ट्री में आते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो पॉलिसी है वो अनप्रिडिक्टेबल लीडर है। तो सच्चाई ये है कि उनमें कोई पॉलिटिकल गुण नहीं है। ही इज नॉट अ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस। वो पॉलिटिक्स को वो बिजनेस के जरिया, कॉमर्स डिपार्टमेंट के जरिया वो पॉलिटिकल नीड को और पॉलिटिक्स को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीजें अमेरिकन अवाम जो है, इवन एलन मस्क जो उनके एडॉप्टेड सन की तरह हो गए थे, एलन मस्क, जब वो किंग अब्दुल्ला के पास ले गए थे, बिन सलेमान अमेरिकन क्राउन प्रिंस से मुलाकात कराए थे, तो एक बेटा के तौर पे एड्रेस कराया था। आज देखिए दोनों में 36 का रिलेशन हो गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लीडर है। और ये चीज खुद उनके जो वोट बैंक है, जो व्हाइट सुपरमेसिस्ट और जो रूलर क्लास का, जो कम लिटरेट क्लास अमेरिका का जो रूलर वर्ग है, वो जो इनका वोट बैंक था, वो भी इससे नाराज होगा। क्योंकि जो बाइंग पावर है, अगर उनका बाइंग पावर ही खत्म होगा, महंगाई बढ़ेगी, रिसेशन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ रही है सर, महंगाई बढ़नी शुरू हो चुकी है। फ्रूट्स के दाम बढ़ने लग गए और बाकी चीजों के दाम, कपड़ों के दाम इंक्रीज होने लग गए। कौल साहब हमारे साथ जुड़े हुए। कौल साहब, कल हमने काफी चर्चा की थी इस पर कि अमेरिका में क्या महंगा क्या सस्ता होगा, लेकिन ना डोनाल्ड ट्रंप झुकते दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डालकर इंडिया को प्रेशराइज कर लेंगे और कहेंगे कि भाई आपने हमारी बात मानी, इसलिए आपको 25% का फिर से रिबेट दिया जाता है। लेकिन भारत ने तो, पीएम मोदी ने पुतिन को फोन मिला लिया, उधर से ही फोन आ गया और बातचीत हो गई। उसके बाद ये ऐलान हो गया, तो पहले ही ऐलान हो गया था कि जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं। यानी अब आमने सामने की बात हो गई है। अब जो है वो 1 और 11 वाली बात हो गई है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक आप जो पॉइंट आउट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली ऑन मनी, और कल हमने बहुत डिटेल्ड में इस पे नंबर्स के साथ बात किया था। सी, आई एम कनेक्टेड टू द वॉल स्ट्रीट, क्योंकि मैं बायोटेक फाइनेंशियल एनालिस्ट कंसल्टेशन भी करता हूं, और जियोपॉलिटिक्स और मैक्रो हमें बहुत क्लोजली देखना पड़ता है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप सीपीआई देखिए, अमेरिका के इन्फ्लेशन नंबर्स, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स 1 सेकंड में अभी देता हूं, क्योंकि हमारा एक और प्रेजेंटेशन है इसके बाद। तो जून 2025 तक के अगर आंकड़े देखिए,
तो तकरीबन 2.86 है, जो 2.7 था लास्ट ईयर, उससे बढ़ चुका है। कोर सीपीआई भी बढ़ चुका है। ये ऑफिशियल नंबर्स हैं। अगर आप ग्राउंड पे इन्फ्लेशन देखेंगे तो वो कहीं ज्यादा इससे है। कई लोगों का मानना है 5.5 से 7.5% के करीब। प्रॉब्लम ये है कि जो अमेरिकन ड्रीम है, जिसके प्लेटफॉर्म पे चढ़ के ट्रम्प जीत कर आए हैं, इंक्लूडिंग द स्टेट, मैं न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया बोथ स्टेट्स में बेस्ड हूँ। पेंसिल्वेनिया, जहां मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वो स्विंग वोटर्स का स्टेट था। तो उसके अंदर ये इन्फ्लेशन एक बहुत ही खतरनाक चीज है, जिसकी वजह से बाइडेन की सरकार वापस नहीं आ पाई। और अब ट्रम्प के, हमने जैसे कल भी बताया था, मागा सपोर्टर का वोटर बैंक भी उनसे थोड़ा हट रहा है। इलॉन मस्क के जितने भी सपोर्टर्स थे वो हट चुके हैं। जो स्विंग वोटर्स थे डेमोक्रेट के, वो भी हट चुके हैं। तो इस टाइम हार्डकोर मागा सपोर्टर उनको बैक कर रहे हैं। और वो लोग हैं जो एग्रीकल्चर से अटैच्ड हैं, और वो ये उनको पिच कर रहे हैं कि मैं एग्रीकल्चरल जॉब वापस लाऊंगा। एग्रीकल्चरल जॉब्स यहां वापस लाना, बोलना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली उसके जो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर की लो पेइंग जॉब्स है, क्या उसको करने के लिए हमारे पास लेबर फोर्स यहां पर है? बिल्कुल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स करने के लिए क्या ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं? बिल्कुल नहीं है। आज से 30 साल पहले की जो इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और मैटर ऑफ फैक्ट, अब तो रोबोटिक्स और एआई एनिमेशन, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर पे काम करता हूं, तो दुनिया इज वेरी डिफरेंट। वर्ल्ड इज 2.0 आफ्टर दिस एआई रेवोल्यूशन। लेकिन मैं एक पॉइंट जरूर आपको बताना चाहूंगा, जो आपने इनडायरेक्टली पॉइंट आउट किया अपने इंट्रोडक्शन में या अपने पहले पैनलिस्ट पे, जो डिफेंस इंडस्ट्री है। डिफेंस इंडस्ट्री देखिए अमेरिका में बहुत बड़ी है। अगर आप उनके एग्जैक्ट नंबर्स देखें तो समवेयर अराउंड, आप ये देखिए कि अमेरिकन इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेटली $2.7 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है डिफेंस, जो 2024 तक के आंकड़े अगर आप 2020 से 24 तक के लें, जिसमें 9.4% का इंक्रीज हुआ था इन दीज 4 इयर्स। जी। और उसकी वैल्यूएशन में अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1.8 ट्रिलियन अमेरिका होल्ड करता है। अगर आप डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स 43% एक्सपोर्ट करता है, जो 21% बढ़ चुका है। उसके बाद फ्रांस है, फिर रशिया आता है, और फिर आता है चाइना, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है इसके अंदर, और साथ में आता है टर्की और इजराइल, जो तेजी से बढ़ रहे हैं। तो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत डिसरप्शन आ रही है। चाइना इज कैचिंग अप बिग टाइम टू अमेरिकन वेपन्स। और चाइना के अंदर एआई सॉफ्टवेयर, ऑल दो अमेरिका के कंपटीशन में नहीं है, लेकिन उनकी रोबोटिक्स और ऑटोमेशन और व्हीकल्स, ईवी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है, बहुत सस्ते दामों पे है, और टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है। कहीं ना कहीं ये रेस का एक बहुत बड़ा दिक्कत आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने जो कल नंबर्स पे भी बात की थी, अगर आप वर्ष के पहली बात तो मुझे नहीं लगता ये 50% टैरिफ सस्टेनेबल होंगे। मुझे लगता है ये गिरेंगे। आपके सामने ही देखिएगा कुछ हफ्तों के अंदर एक और इट्स निगोशिएटिंग टेक्निक, नीचे आएंगे। अगर वर्स्ट के सिनेरियो भी आप ले लीजिए तो इंडियन जीडीपी के ऊपर मैक्सिमम 0.5 to 2% का एक हिट आ सकता है। फार्मास्यूटिकल, आपने बिल्कुल सही बोला, तकरीबन 40% जो जेनेरिक मेडिकेशंस हैं वो भारत से आती हैं। लेकिन जेनेरिक मेडिकेशंस की प्रॉब्लम यह है कि उनके अंदर मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। अगर आप बिल्कुल। 25% उन पे टैरिफ लगाएंगे तो कंपिटिटिव एज डिसअपियर हो जाएगा। 25% के बाद आप 200%, 2000% लगाइए, उसका डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन क्योंकि जेनेरिक ड्रग्स की वजह से हमारा जो हेल्थ केयर का इंफ्रा है यहाँ पे, वो काफी डिपेंडेंट है, कॉस्ट नीचे रहती है, और इंश्योरेंस कंपनीज भी पैसा बचा पाती हैं, जो इस टाइम बहुत ही स्ट्रगलिंग में। आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का स्टॉक उठाइए, बहुत गिरा हुआ है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हेल्थ केयर सिस्टम स्टेबल रहे, चरमराए ना। तो इसीलिए फार्मा को उन्होंने अभी इससे दूर रखा है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, और आईटी को भी, क्योंकि वो हमारे एआई रेवोल्यूशन की बैकबोन है। तो ये दो सेक्टर्स को अभी दूर रखा है। लेकिन ट्रंप ने ये भी धमकी दी है कि शायद मैं 150% फार्मा पे लगाऊंगा। और मेरा ये मानना है, वो सेन माइंड्स विल प्रिवेल। देखिए, यू हैव टू रन बिजनेसेस। आप हाँ। ऐसे करके डिसीजन लेके सेल्फ सुसाइडल मोड में नहीं जा सकते। तो वो पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी फार्मा को रिवैम्प करना और ऑर्डर्स बांग्लादेश, मैक्सिको देना। उनकी क्वालिटी कंसर्न्स हैं। इंडिया इज द बेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स ग्लोबली। क्वालिटी कंट्रोल वाइज इट्स द बेस्ट, कॉस्ट वाइज इट्स द बेस्ट। उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल, इट्स कहना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है। जी। जैसे कि यहाँ पे शू फैक्ट्रीज को लगाना, क्या आपके पास कोई $8 या $6 पर प्रति घंटा काम करने को लेबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अनट्रेन्ड लेबर, जिनको आप अनप्रोफेशनल, मतलब आप समझिए जिसको स्पेशलाइज स्किल्स नहीं है, वो भी $18 से $22 प्रति आवर लेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे और 8 घंटे की शिफ्ट करेंगे। आप दे पाएंगे? वही नाइकी का शूज इतना जो आप प्रोडक्शन 55 कहां डॉलर से में लाएंगे खरीदते सर हैं। आप? इतना प्रोडक्शन नहीं, कहां से इसीलिए तो लाएंगे? चाइना और इस अमेरिका के इक्वल में आप मैन्युफैक्चरिंग कहां से लाएंगे?
देखिए, एक बात समझना जरूरी है, आपके यहाँ पे फाइनेंशियल लोग बैठे हैं, ये जॉब्स अमेरिका से चाइना सुसाइडल मोड में नहीं गई। हम लोग कॉस्ट नीचे रखना चाहते थे। हमारी जो एक्सपोर्ट है वो सॉफ्टवेयर का है, जिसके अंदर मार्जिन्स बहुत बड़े होते हैं। हम लोग ये एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग जॉब 1910-20 में जाने वाले माइंडसेट, ये भाई, हाइपोथेटिकल आपका अच्छा लगता अमेरिका का है। रेवेन्यू गूगल से बनता है, फेसबुक से बनता है, मेटा से बनता है, एग्जैक्टली आपका आपका एग्जैक्टली रेवेन्यू टेस्ला से बनता है, आपका रेवेन्यू बोइंग से एब्सोल्युटली बनता है। आप उसको विवेक फोकस जी, करने की बजाय फल सब्जी मार्केट को फोकस करें, मतलब यही कमाल हो गया। यही यही तो आप बिल्कुल सही। मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं आपकी इंटेलिजेंस से, क्योंकि ये बात लोगों को नहीं समझ आ रही। अगर हमें ग्रो करना है, 37 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, हमारा डेप्ट जीडीपी, अगर आप हमारा डेप्ट टू जीडीपी रेशियो देखें 124 है, मतलब हमारा डेप्ट इज वे बियॉन्ड आवर जीडीपी। हर अमेरिकन पे $1,06,000 का लोन है एज ऑफ मैं टुडे। एग्जैक्टली वही कह रहा हूं मेरा मैं। खुद का बेटा 2 साल से कम की उम्र का है, उस पर $1,06,000 का लोन चढ़ा हुआ है। डजेंट मैटर आप एक दिन भी अमेरिकन सिटीजन है कि नहीं। पॉइंट ये है कि अगर, इसीलिए तो इलॉन मस्क अलग हो गया। अगर हमें ग्रो करना है, चाइना से compete करना है, हमें अपना डेप्ट घटाना है, हमें फास्ट वेल्थ जनरेट करनी है, जिसके अंदर एआई और एग्जैक्टली टेक की ग्रोथ जरूरी है। आप सब्जी उगा के, जैसे आपका आपने बताया, डब्बा बना के, जूता बना के नहीं कमाएंगे। आपका फोटे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपका करेक्ट, फोटे टेक्नोलॉजी है, टेक सर्विसेज हैं। एग्जैक्टली। आपको उस पर फोकस करना चाहिए। रक्षा निर्यात की बात हुई, मैं संजय सोई सर के पास जा रहा हूं, उसके सिंह साहब आपके पास आऊंगा। रक्षा निर्यात में इंडिया भी बड़ा अच्छा कर रहा है, मुझे लगता है ये भी एक कंसर्न होगा अमेरिका का। देखिए, रक्षा निर्यात का आंकड़ा 2004 से 2014 के बीच हमारा 4,312 करोड़ का था, जो 2014 से 24 में 88,310 करोड़ रुपए का हो गया टोटल, अगर हम देखो एक्सपोर्ट ये की बात करें। और 2029 तक हर साल हम इसको 50,000 करोड़ के टारगेट तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। 2024-25 में हमारा ये 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। हम 120 देशों को रक्षा प्रणाली, हथियार, बाकी सामान मुहैया करवा रहे हैं। तो हम अगर इतना कर सकते हैं, तो जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई आप अपना सामान खरीदिए, अपने घर का सामान खरीदिए, बाहर का सामान खरीदना बंद कीजिए। मतलब उन्होंने अपील की, ऐसे इतने सख्त लहजे में नहीं कहा, बहुत प्यार से बताते हैं, समझाते हैं चीजों को। तो जब अगर ये स्थिति बनेगी, और हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है, लेकिन अमेरिकी इन्वेस्टर्स जितने हैं, अमेरिकी इन्वेस्टर्स इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। नंबर 1 पर इंडिया चल रहा है, जहां पर अमेरिकी इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा पैसा डाल रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इमर्जिंग इकोनॉमी, हमें वहां से फायदा होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को कौन फीड कर रहा है, क्या फीड कर रहा है, उनके ब्रेन में क्या कौन डाल रहा है, तो मुझे नहीं पता। लेकिन अमेरिकी इन्वेस्टर से ही बात कर रहे तो वो बेशक कुछ अच्छी बातें डोनाल्ड ट्रंप को बता पाए। कॉल साहब कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद सोई सर मैं आ रहा हूं। कॉल साहब, जस्ट 30 सेकंड में एक पॉइंट बोलूंगा। देखिए, नंबर्स लाई नहीं करते। मैं ओरिजिनली भारतीय मूल का हूं, आई लव इंडिया एंड अमेरिका बोथ, पर नंबर्स डोंट लाई। मैं नंबर्स के गेम में हूं। वर्ल्ड की ग्रोथ का 16% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया इज 6.5% ग्रोथ एंटिसिपेटेड। ये सब पेरिस वेरिस को लगा लीजिए, तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो 16.5% कंट्रीब्यूट करती हो ग्लोबल को, अगर आप उसे डेड इकोनॉमी बोलते हैं, तो फिर आपको शायद स्कूल जाने की जरूरत। तो फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है, फिर भगवान बचाएं, जीसस क्राइस्ट बचाएं। सोई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सोई साहब, तकलीफ बहुत सारे एम्स पर हुई है, मुझे लगता है। और सिंह साहब ने थोड़ी देर पहले बड़ा अच्छा कहा कि सबने कहा, इजराइल ने कहा कि नोबेल दे दो, पाकिस्तान ने कहा नोबेल दे दो, भारत ने नहीं कहा कि भाई नोबेल दे दो। तो बहुत सारी चीजें चुभी हैं, डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा परेशान हुए हैं। बिल्कुल विवेक जी, ऐसा 2-3 बातें जो है कि भारत पाकिस्तान युद्ध को जो उन्होंने कहा, बार बार कहा, शायद 25-30 बार उन्होंने कह दिया कि मैंने शांति कराई है, वो हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया। कई बातें ऐसे नोबेल प्राइज के लिए, जैसे आप कह रहे हैं, रिकमेंड नहीं किया, ये चीजें हैं। लेकिन जो भारत की इकोनॉमी, जैसे बाकी भी दोनों ने बताया, डॉक्टर धीरज कौल ने बताया, मैं भी इस समय में यूएस में ही हूँ, टेक्सास में। तो यहाँ पर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। ये कैसे बन गए? ये डेड इकोनॉमी हो कि क्या 4th लार्जेस्ट बन सकते हैं? अभी हम 3rd लार्जेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी से। ग्रोथ रेट 6.5 है हमारा। एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, हर क्षेत्र में एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर डिफेंस का एक्सपोर्ट, जैसे आप बता रहे, 23,000 करोड़ तक चला गया, और इतने देशों के साथ आज हमारे संबंध है। तो अगर आज अमेरिका टैरिफ लगाता है,
तो पहले तो वहां महंगाई बढ़ेगी। दूसरा, आज हमारे पास अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं जो जहाँ पे हम अपना सामान एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है और बढ़ता रहेगा। आज भी अगर वहां पे हम देखते हैं तो वो तकरीबन 37.5 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है, जिसके ऊपर टैक्स है, आधों के ऊपर टैक्स नहीं लगा, तकरीबन आधों के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, वो इफेक्टेड होगा। जो इतना इफेक्ट तो करेगा इंडस्ट्री को, मैं ये नहीं कहता हूँ बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल हम मर जाएंगे, खप जाएंगे। इस समय में जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से भी मुझे शायद नुकसान हो तो भी हम ये करेंगे, ये शायद देश को भी इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अगर जरूरत पड़े तो आज जो दो तीन चीजें हमें ज्यादा फोकस करना है, एक तो आत्मनिर्भरता की तरफ करना है, रिसर्च डेवलपमेंट की तरफ करना है, तीसरी बात है क्वालिटी कंट्रोल, ताकि दुनिया कहे कि भैया यही लेना है। आज जैसे फार्मा में है, आज हम सस्ती भी बनाते हैं, अच्छी भी बनाते हैं, तो ऑल्टरनेट नहीं है उनके पास कोई दूसरा लेने का। महंगी करेंगे तो उनको ही नुकसान होगा। तो क्वालिटी कंट्रोल अगर ऐसा बने कि आज ग्लोबल लेवल पे हम मीट कर सकें चीजों को, और नेक्स्ट जो आता हुआ एमएसएमई के जो ग्रोथ मिलेगा, इस तरह की कई बार बातें होती, इससे लोगों के अंदर और अलग जोश आ जाता है, हमने कुछ करना है। ऐसे में ये बड़ा जरूरी है कि शायद एकजुट होके एक अलग, जैसे मैं तो सैनिक हूँ, मैं सेना की देश प्रेम की बात करता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट, सब, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, रिसर्च हो, साइंटिस्ट हो, टीचर हो। जब सब ये करेंगे तो जब जो स्पीड है शायद हमारी थर्ड लार्जेस्ट होने में भी टाइम से पहले, बिफोर टाइम हम पहुंच जाए। विवेक जी। जी, स्वर्ण सिंह जी के पास आ रहा हूं। स्वर्ण सिंह जी, ब्रिक्स की भूमिका अभी आप कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन में? भारत, रशिया, ब्राजील, इंडिया, माफ कीजिएगा, चाइना और साउथ अफ्रीका। देखिए, ब्रिक्स इस वक्त दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एक तरह से क्षेत्रीय संगठन है, जो अब 5 देशों से बढ़कर 11 देश उसमें शामिल हो गए हैं। करीब 22 या 23 और देश हैं जो उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनमें से 11 देशों को ट्रेडिंग पार्टनर उन्होंने एक तरह से कह के जोड़ लिया अपने साथ। तो कुल मिलाकर 20 या 21 देश अब उसमें जुड़ गए हैं। तो ये एक तरह से विकल्प की तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है जो उभर कर सामने आता है। और खास बात यह है कि इस संगठन के जो खास देश हैं, जैसे आपने जिक्र किया, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राजील है, इनकी जो सोच है, जो दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से उलझने या सुलझने की, वो हमेशा पश्चिमी देशों से हटकर सोच होती है। और क्योंकि ब्रिक्स अब माना जा रहा है कि जो G7 के देश हैं, जिनमें कनाडा है, अमेरिका है, एशिया से जापान है और यूरोप से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली उसमें है, उनका दबदबा एक करीब 80-90 साल तक बना रहा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सोच और आर्थिक प्रबंधन के ऊपर। तो अब ये ब्रिक्स की जो कुल मिलाकर जीडीपी है वो G7 से आगे बढ़ चुकी है, और खासकर उनके जो वृद्धि दर हैं वो रफ्तार उनकी तेज है। तो इसको लेकर जो पश्चिमी देश हैं, और उनका सबसे बड़ा नेता जो है वो अमेरिका है, उनको चिंता है कि किस तरह से उनको हाशिए की तरफ धकेलता जा रहा है ये ब्रिक्स देश। और ब्रिक्स देशों का आपसी व्यापार पिछले 5 वर्षों में काफी अच्छे से बढ़ा है, करीब करीब 50 या 500 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है वो आपस में आपसी व्यापार। तो उसको लेकर भी आप देखें सामने, तो अक्सर हम देखते हैं कि ये जो ट्रम्प के टैरिफ्स की नीति है, ये उन देशों को और भी पास एक तरह से करने का कारण बनेगी। हाल ही में रूस के जो नेता हैं वो बार बार कह रहे हैं कि क्योंकि ट्रम्प के जो टैरिफ हैं वो हम सबकी एक साझी चिंता है, इसलिए रूस, चीन, भारत को जो त्रिकोणीय समीकरण है उनका, उसको फिर से सुदृढ़ बनाना होगा। और उसी के चलते आप देखें कि रूस के राष्ट्रपति की भारत को यात्रा की बात हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में अब चीन जाने वाले हैं, वहां भी रूस, चीन और भारत के नेताओं की आपस में बातचीत होगी। तो ये ट्रम्प न केवल द्विपक्षीय आपसी तालमेल को बिगाड़ रहे हैं देशों के साथ, न केवल अपने उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ा रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी एक तरह से आप देखें कि जो ऐसे देश हैं जो पश्चिमी देशों से अलग सोच रखते हैं, जिसमें चीन, रूस, भारत हैं,
उनको और एकजुट होने में एक तरह से सहायक बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर है कि फिर उस तरह से जो वैकल्पिक संस्थान बनेंगे, सोच बनेगी, रणनीति बनेगी, उससे ये जो दूसरे देश हैं, रूस, चीन, भारत और ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, इस तरह के देश फिर विकल्प की तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की जिम्मेदारी उठाएंगे। और उससे क्या होगा मुझे कि लगता है कि अभी पश्चिमी देश आपदा में और अवसर अमेरिका, देखने वाला भी समय है। अगर बात ब्रिक्स की हो रही है तो भी अमेरिका ने कनाडा को नहीं छोड़ा, अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ा, अमेरिका ने कई ऐसे और आर्थिक तौर पर मजबूत देश हैं जिसके ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं या फिर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी उनको भी अप्रोच करने का टाइम है कि आप भी जो है अस्थायी तौर पर हमारे साथ जुड़िए और आप अस्थायी तौर पर ब्रिक्स के मेंबर भी आप बन सकते हैं। तो मुझे इसमें आपदा में एक अवसर भी नजर आता है और मुझे लगता है ये अप्रोच कहीं ना कहीं होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में, खासकर ब्रिक्स देशों का। बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि आपदा में अवसर है, क्योंकि खासकर रूस और चीन तो लगातार वो जो डी डॉलराइजेशन की डिबेट की बात करते हैं, उनका जो एक तरह से प्रतिस्पर्धा है वो भू राजनीति के नजरिए से भी है एक तरह से। तो भारत उसमें थोड़ा सा संयम दिखाता है कि सीधी कॉन्फ्रंटेशन वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए ब्रिक्स देशों की, जबकि रूस और चीन कोशिश करते हैं कि सीधा उसको confront सीधे करें। ही टकराव वाली एक रणनीति बनाई जाए। भारत उससे बचता रहा है अभी तक, पर इन देशों में आपस में जो तालमेल है वो अच्छा हुआ। हाल ही में जैसे ब्राजील के राष्ट्रपति ने बातचीत की भारत के प्रधानमंत्री से, उनकी भी सोच ऐसी है कि किस तरह से व्यवहारिक तौर पर यहाँ उनको अपने राष्ट्र हित लगता है आगे बढ़ाए जा सकते हैं। यदि अमेरिका के साथ दोस्ती से बढ़ाए जा सकते हैं तो बोल्सोनारो जो पिछले राष्ट्रपति ब्राजील के थे, वो बड़े अच्छे मित्र थे राष्ट्रपति ट्रंप के। अब लूला डे सिल्वा हैं, उनकी जो रणनीति है वो अलग है, उससे अमेरिका नाराज है। 50% उनके ऊपर भी उन्होंने कर लगा दिया उनके निर्यात पर। तो उनकी बातचीत अब हो रही है कि किस तरह से भारत और ब्रिक्स देशों से मिलकर कुछ किया जा सके। भारत भी इसी तरह से कोशिश करता है कि बातचीत अमेरिका से होती रहे, और उसके साथ साथ अमेरिका पर निर्भरता को क्या हम कम कर सकते हैं। ये सोच भारत में अब बहुत एक तरह से जड़ हो चुकी, एक तरह से अच्छे से उसका समझ आ चुकी है। चीन और रूस को ये जो तनाव है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का, और भी उनको पास बनाने की एक तरह से वजह बनेगा। रूस और चीन और पास आएंगे। आप देखें लगभग 90 या 95% चीन और रूस का आज व्यापार युआन में हो रहा है, चीन की जो करेंसी है उसमें हो रहा है। तो डीडॉलराइजेशन तो आप देखें कि अपने आप इस तरह से बढ़ेगा। भारत भी करीब 1 दर्जन देशों से इस तरह का प्रबंधन कर रहा है कि किस तरह से लोकल करेंसीज का इस्तेमाल किया जाए। तो ब्रिक्स देश ये भी कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर पर भी जो डिपेंडेंस है, जो एक जमाने में करीब करीब 90% जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देश रखते थे वो डॉलर में रखते थे, आज वो करीब 56% रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करीब 85 या 86% डॉलर में हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में चाहे वो युआन हो, चाहे वो यूरो हो, अब क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी आप देखें तो डी डॉलराइजेशन का एक तरह से पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उसकी ताकत कई दशकों तक बनी रहेगी। उसके साथ साथ अमेरिका के आज, जैसे हमने जिक्र किया कि जो रक्षा उपकरणों का उनका निर्यात है, उससे केवल उनको आमदनी या मुनाफा ही नहीं होता, वहां उनसे उनको राजनीतिक प्रभाव बनाने की, दोस्ती बनाने का भी एक अवसर उनको उसमें मिलता है। और उसके साथ साथ आप देखें आज अमेरिका के करीब करीब छोटे बड़े 750 सैन्य ठिकाने पूरे विश्व में उनकी पहुंच है, उनकी सेनाएं पूरे विश्व में छाई हुई है। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका अचानक हाशिए से और विश्व के नक्शे से गायब हो जाने वाला है। इसीलिए सारे देश कोशिश कर जो रहे हैं बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि डी डॉलराइजेशन की बात जो चल रही है और जिसमें युआन का और रुपए का की जो भूमिका बढ़ रही है, चाहे वो हमने रशिया से कारोबार किया या फिर हम इससे पहले ईरान से ले रहे थे, ईरान पे सैंक्शन लगा दिया, भाई ईरान से नहीं लेंगे आप, रशिया से लीजिए, बाइडेन कह रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप आए और कह रहे हैं आप रशिया से नहीं लेंगे, आप कहीं और से खरीदिए, रशिया से हम आपको नहीं लेने देंगे। तो ये तो मनमानी, ये तो चल नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात, डी डॉलराइजेशन की आपने बात की। डी डॉलराइजेशन तो क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी के आने के बाद इसमें यूपीआई का एक बड़ा मेन फैक्टर आ गया है। यूपीआई बहुत तेजी से इमर्ज कर रहा है। हमने कई देशों को, सिंगापुर को, हमने फ्रांस को हमने यूपीआई दिया है, तो वहां भी हमारा एक अलग से वो चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, ये जो डी डॉलराइजेशन का भी छिटपुट मामला दिख रहा था,
इसके आग में घी डाल दिया कर, टैरिफ वाला घी जिसको कहते हैं, तो ये और भड़क गया है। अब जो है वो ब्रिक्स सोच रहा है कि भाई हम अपने ही पैसे में क्यों ना व्यापार करें, ब्रिक्स की एक अलग करेंसी हो, हम उसमें व्यापार करें या फिर हम डिजिटल चले जाएं। डिजिटल करेंसी हमने आपको ट्रांसफर किया, हमने यहां से रुपया ट्रांसफर किया और चाइना में युआन क्रेडिट हुआ, या हमने ब्राजील को ट्रांसफर किया अपने इंडियन करेंसी में, ब्राजील के बैंक में ब्राजील के करेंसी में वो क्रेडिट हुआ, डिजिटली कन्वर्ट हो गया वो। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप डॉलर की मोनोपोली पर खेल रहे हैं तो ये खेल बहुत दिन तक बचेगा नहीं। धीरज कौल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हालांकि इसमें समय लगेगा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। धीरज कौल जी कुछ कह रहे हैं। धीरज कौल जी नमस्कार। देखिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। डी डॉलराइजेशन इज एन एरिया जहां पे मैंने पेपर भी पब्लिश किया है किसी दिन। इससे बहुत बड़ा, इट्स अ सेपरेट डिबेट इन इटसेल्फ, और डीवैल्यूएशन ऑफ डॉलर, ये दो एरियाज हैं। आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन मैं मेजर साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने बहुत सही एक पॉइंट रेज किया। देखिए, इंडिया के अंदर इस टाइम अपनी खुद की सप्लाई चेन्स और अपनी मार्केट को डेवलप करने की बहुत जरूरत है। ये आसान कदम है ही नहीं, जैसे मेजर साहब बोल, इसमें बहुत प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का एफर्ट लगेगा। भारतीयों को बढ़ चढ़ के गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा। क्रिटिसाइज करना तो बहुत आसान है, लेकिन आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे इजराइल करता है, हार्डकोर अपनी कंट्री के बिहाइंड खड़ा रहता है। ये बहुत जरूरी है, हमें अपने अंदर डिसिप्लिन इवोक करना पड़ेगा। इसके अलावा कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो इंडिया के अंदर थोड़े बहुत ग्रो किए हैं पिछले 10-15 साल में, लेकिन बहुत पोटेंशियल है। उसमें से एक छोटा सेक्टर मैं आपको बताता हूं, टूरिज्म। भारत आज भी नेट एक्सपोर्टर ऑफ टूरिस्ट है। कोई ऐसी वजह नहीं होनी चाहिए। आप आप नेचर देखिए, आप हीलिंग देखिए, जो हेल्थ केयर हीलिंग रिजॉर्ट्स होते हैं, आप बीचेस देखिए, आप सी स्पोर्ट्स देखिए, आप माउंटेनियरिंग देखिए, आप हिस्टोरिकल चीजें देखिए। कोई ऐसी चीज नहीं है जो भारत में उपलब्ध नहीं है। आप कुजीन टूरिज्म देखिए, फूड, कितनी ऐसी विविधताएं भारत के अंदर हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, और मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर बहुत अच्छा आगे काम कर सकती है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर पोटेंशियल रखता है। तो कहीं ना कहीं हमारे टूरिस्ट जो एक्सपोर्ट होते हैं, अगर वो भारत में ही देखें और भारत बाहर से आए। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ये छोटा सा पॉइंट है, ये टैरिफ फ्री इंडस्ट्री है, इसमें कोई टैरिफ नहीं लगेगा, तो बहुत जल्दी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही हेल्थ का हब जो करंट गवर्नमेंट ने बनाना शुरू किया है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट से बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन अगर हमारे हेल्थ केयर के इंश्योरेंस क्रॉस कवर करें, इंटीग्रेट करें, मैं खुद कंसल्टिंग करता हूं इंश्योरेंसेस के लिए, अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय की मिडिल ईस्ट के साथ क्रॉस कवर करे तो बहुत बड़ा, मैं बात कर रहा हूं हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर ईयर रेवेन्यू जनरेशन की। मेरा इस पे एक पेपर है, मैं आई बी हैप्पी टू शेयर। लेकिन इसके अलावा भारत के अंदर जो अब आप देखेंगे, वन ऑफ द बिगेस्ट पोटेंशियल, जो मैं जिस इंडस्ट्री से कनेक्टेड हूं, एआई इन हेल्थ केयर, भारत का $300 बिलियन का सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट है। लेकिन भारत सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या एक्सपोर्ट करता है? ब्रेन पावर। इंडिया के आईआईटी आर द मोस्ट लेवरेज एक्सपोर्टर्स ऑफ ब्रेन पावर, जो बैकबोन है, इट्स अ बैकबोन ऑफ एआई रेवोल्यूशन। यही हमारी टेक इंडस्ट्री की समझ से बाहर है। 30 से 35% मिड लेवल एंड हायर लेवल एग्जीक्यूटिव्स, कोई भी कंपनी उठाइए, पैलेंटियर उठाइए, फेसबुक उठाइए, टेस्ला उठाइए, मेटा उठाइए, वहां पे इंडियन या तो भारत के आईआईटी से पढ़े या भारत के ओरिजिन के लोग हैं। और जो आपने बात शुरू की थी ब्रिक्स की, मैं अगर आपको ब्रिक्स के नंबर दूं, जो ग्रोथ पोटेंशियल नंबर्स हैं आज की डेट में, अगर आप ब्रिक्स की इकोनॉमी का देखें, एग्जैक्ट नंबर मैं आपको देता हूं, नॉमिनल जीडीपी $28 ट्रिलियन की है, 27% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। और जीडीपी अगर परचेज पावर पैरिटी देखें, जिसको हम पीपीपी बोलते हैं, जो रफली 51.6 ट्रिलियन है, और उसका ग्रोथ पोटेंशियल फास्टेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। ये ओरिजिनल ब्रिक्स की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एक्सपेंडेड ब्रिक्स का तो नंबर और भी एडेड है, जिसके अंदर इजिप्ट, यूएई, ईरान, इथियोपिया, इंडोनेशिया और भी कई सारी कंट्रीज है। तो पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है। मतलब भारत के लिए आपने बोला कि आपदा में अवसर, इससे बढ़िया अवसर मुझे लगता है, देखिए इंडिया के अंदर 1.5 बिलियन के करीब लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है। बिल्कुल, और ये हमारा सुपर पावर है। उनके एग्जैक्टली उनके लिए, उनको गवर्नमेंट डिफेंड कर रही है, इसलिए एग्रीकल्चरल के अंदर लिवरेज नहीं दे रही। 60% आबादी उस पर डिपेंडेंट है। आपके ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स है उस पे नहीं दे रही। फिशरी, श्रिम्प्स बहुत बड़ी तादाद में यहां से आते हैं, उस पे नहीं दे रही। तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रही है और इंटरनेशनली स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है। अभी
मेजर साहब ने बात बोली थी और आपके दूसरे पैनलिस्ट ने भी, क्वालिटी। मैं हेल्थ केयर में हूं, मैं आपको एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट देता हूं। भारत ने जब वैक्सीन बनाई, सबको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं कोविड स्टोरी में अटैच था, आई वाज अ कंसल्टेंट, और आप मेरे कई शोज भारत में भी बहुत कोविड पे मैंने अवेयरनेस पे काम किया, आप देख सकते हैं। उसके अंदर सबसे बड़ा कंसर्न था क्वालिटी। लेकिन इंडियन वैक्सीन जो कि एमआरएनए प्लेटफॉर्म पे नहीं बेस्ड थी, डेड वायरल वैक्सीन, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड थी, उसकी क्वालिटी एक्सीलेंट थी। उसकी रिफ्यूजल रेट्स कम थे क्योंकि लोगों को स्पेक्टिकल था कि एमआरएनए प्लेटफॉर्म पे हम कैसे लेंगे, नई टेक्नोलॉजी है, और सस्ती भी थी। तो भारत ने बढ़ चढ़ के क्वालिटी कंट्रोल किया। और अभी अगर ये टैरिफ्स नहीं आते, जो मैं आपके कल शो पे भी बता रहा था कि 500 से $5,000 प्रति इंजेक्शन, जो कीमोथेरेपी का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टारगेटेड थेरेपीज होती हैं, जो अमेरिका में बनती हैं, कई कंपनीज उसको इंडिया के अंदर इंपोर्ट करना चाह रही थी फ्रॉम 12 लोकेशंस, वेरी हाईली स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल। अगर आप हम भारत क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान दे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दे, लेकिन R&D पे बहुत टाइम लगता है, पैसा लगता है, लेकिन क्वालिटी पे तो इमीडिएटली कर सकते हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर विदेश जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, और साउथ ईस्ट एशिया में हो रही है। और अगेन आई थिंक इंडिया एंड चाइना का अगर एक अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोथ इंजन वहीं पर है। आपको कहीं और भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और ये अच्छी डेवलपमेंट होगी इफ पॉसिबल। तो हम लोग सब विश एंड प्रे करते हैं कि टैरिफ्स ना स्टैंड करें, लेकिन रिगार्डलेस अगर टैरिफ स्टैंड ना करें, फिर भी मुझे लगता है इन कामों पे भारत को अगर तीसरी बड़ी विश्व फर्स्ट या सेकंड बनना है, सेकंड और थर्ड बनना है, तो इस पे काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये बिल्कुल। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि आप लोग बात कर रहे हैं। जी, मेजर जनरल संजय सोई सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। बिल्कुल, मैं डॉक्टर धीरज कौल से जो सहमत हूँ एक दो बातों में। बहुत इनमें बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं चाहिए। देखिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में पहले ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हॉस्पिटल है। आज किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में आप जाइए, वहाँ मिडिल ईस्ट से और यूरोप से भी आए होंगे बिल्कुल, काफी मेडिकल लोग। टूरिज्म और इंडिया का जैसे कि बहुत हमने बहुत देखा, हिट है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, और पश्चिमी देशों में जितना वेटिंग पीरियड है, 6 महीने 8 महीने की वेटिंग पीरियड मिल जाता है, और यहाँ पे हमारा रातों रात आप लीजिए अपॉइंटमेंट और सीधा आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो वो उसके लिए यहाँ पर हमको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, सस्ता भी और टाइमली भी। क्योंकि ये एक बात, ये दूसरी बात जो टूरिज्म का है, उसमें हम बेसिक चीजें ठीक कर लें, सफाई कर लें, और एक बेसिक वहां पे ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर ले। जो हमारे टूरिस्ट बाहर जा रहे हैं, अभी कई लोग बाहर जाते हैं, वो यहीं रुक जाएंगे और बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे। विवेक जी। बिल्कुल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं स्वर्ण सिंह जी के पास जा रहा हूँ, लगातार हमारे साथ बने हुए। स्वर्ण सिंह जी, ग्लोबल टाइम्स में पीसीआर को बोलूंगा कि वो स्क्रीन पर जरा तस्वीर दिखाएं, वो जो स्केच आज उन्होंने ग्लोबल टाइम्स में डाला है, जिसमें एक पांडा दिख रहा है और एक हाथी साथ दिख रहे हैं, और सामने जो है वो बड़ी सुनहरी सड़क नजर आ रही है। और ग्लोबल टाइम्स जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट का एक तरह से आप स्पोक पर्सन कह लीजिए, आप मुखपत्र कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ये तस्वीर इसके इसके जरिए क्या इशारा किया गया, आपको क्या लगता है? अक्सर ग्लोबल टाइम्स में भारत के प्रति जो खबरें छपती हैं, वो काफी नकारात्मक होती हैं, काफी आक्रामक होती हैं। तो बिल्कुल। उसको यदि आप उस परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये बड़ा अच्छा संकेत है एक तरह से कि चीन का जो नेतृत्व है, वो भारत से अपने जो संबंध है उनको और अच्छा बनाना चाहता है। और शायद उसमें राष्ट्रपति ट्रंप के जो ये टैरिफ का जो एक तरह से युद्ध उन्होंने छेड़ा है, वो उसका एक कारण हो सकता है। और जैसा कहा गया अभी कि भारत और चीन यदि आपस में तालमेल अच्छा बनाते हैं, तो विश्व की वृद्धि दर का ज्यादातर हिस्सा चीन और भारत की वृद्धि दर से आता है। और दो बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं भी हैं। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि विश्व की जो 4 बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें 2 विकासशील हैं और एशियाई हैं, मतलब चीन है और भारत है। तो इस तरह से जो इनकी सोच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती है, इनका तालमेल यदि अच्छा हो जाए, तो वो शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतुलन समृद्धि बनाने का एक नया नजरिया सामने ला सकता है। और भारत के प्रधानमंत्री, जाहिर है कि अभी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में इस महीने के अंत में चीन जाएंगे। थियानजिन शहर में वो शिखर सम्मेलन होने वाला है। हाँ, तो बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो 2020 में
सीमा पर तनाव हुआ था, हाँ, उससे पहले 2018 और 19 में एक इनफॉर्मल समिट मीटिंग इन दोनों नेताओं ने शुरू किए थे। अनौपचारिक शिखर वार्ता भारत और चीन के राष्ट्रीय नेताओं, मतलब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग में 2 बार हुई थी। तो वहां से यदि सीधा दिशा निर्देश मिलता है तो रिश्तों को सुधारने में शायद और तेजी आ सकती है। जो शुरुआत पिछले अक्टूबर कजान रशिया में हुई थी, उससे कुछ बदलाव भी नजर में आता है। नहीं, तो वो और बदलाव- सर, हाल के समय में जो भी डेवलपमेंट्स हमने देखे उसमें चाइना को भी ये समझ आया होगा, वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, उनको भी समझ आया होगा कि वेस्टर्न मोनोपोली से लड़ना है तो आपको कम से कम एशिया में एक साथ मिलकर रहना होगा, स्पेशली इंडिया एंड चाइना, जो दो पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े ग्रोथ इंजन के तौर पर फिलहाल देखे जा रहे हैं। मैं रुमान हाशमी साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। हाशमी साहब, ये तस्वीर में दिखा रहे थे जो ग्लोबल टाइम्स में आज छपी है, और इस तस्वीर के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। एक साफ सुथरी बड़ी अच्छी सी सड़क दिखाई दे रही है जिसमें एक हाथी और एक पांडा है। वो एक 2 लाइन का एक शेर है कि जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। चीन के साथ कुछ ये ऐसा ही मामला लग रहा है। यही चीन जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तो वो जो रिपोर्टें निकल के आई, तो अपने सैटेलाइट्स, वेपन्स के अलावा हर कुछ पाकिस्तान के सपोर्ट में उसने फराहम कर दिया था, दे दिया था, और इन्वॉल्व हो गया था इनडायरेक्टली। बट आज जब टैरिफ ने, अंकल सैम ने अपना रुख दिखाया है, तो चाइना का स्पोक्स जो माउथ पीस है ग्लोबल, चाइनीज ग्लोबल टाइम्स जो है, ये इस तरह की इमेज क्रिएट करके शो कर रहे हैं, भारत के साथ दोस्ती का एक पैगाम दे रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से जरिए। और ये चाइना की मजबूरी भी है, क्योंकि इसके सभी इसके पीड़ित हैं जो टैरिफ फिलहाल लगा रखा है। जैसा कि रिस्पेक्टेड गेस्ट जो अमेरिका से बैठे हैं, उन्होंने भी कहा कि हो सकता है कि एक टाइम फेज हो, ये 50% जो इन्होंने लगाया है, इम्पोज किया है, और ये फिजिबल नहीं पा करके अमेरिकन गवर्नमेंट, डोनाल्ड ट्रंप इसे नीचे कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार इससे नुकसान खुद अमेरिकन इकोनॉमी को होगा। और ये कोई पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ इस तरह की पाबंदियां आयद की हैं, लगाई हैं। जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने पोखरण 2 जब विस्फोट किया था, उस वक्त भी आर्थिक पाबंदी भारत के खिलाफ लगाई गई थी। तो क्या हुआ, भारत लेकिन का टाइम फेज की बात जो हो रही है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की इकोनॉमी और अमेरिकन पीपल के इंटरेस्ट से ज्यादा बड़ा ट्रंप का ईगो है। अगर ये ट्रंप का ईगो इतना बड़ा नहीं होता तो शायद एलन मस्क और ट्रंप की दोस्ती अभी आज तक बनी रहती। तो मुझे नहीं लग रहा कि ट्रंप के ईगो के सामने वो टैरिफ को तवज्जो नहीं देंगे या फिर अमेरिकन पीपल को तवज्जो देंगे। जब टैरिफ की बात आएगी वो अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से फैसला करेंगे।